हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पिरामिड्स के बारे में सीख लिया है। कुछ एक चीज़ें और बची थी, जैसे लिमिटेशन ऑफ पिरामिड, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के बारे में हम लोगों को समझना था। जैव आवर्धन के बारे में समझना था, हिंदी में बोलते हैं। वो एक चीज़ बची थी। मैंने सोचा था कि चलो अब गैसीय साइकिल पढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद गैसीय साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम यही स्टार्ट समझने वाले हैं। आज जो हमारा वीडियो है ये बेस्ड होगा। पहला जो चीज़ है, लिमिटेशन ऑफ पिरामिड, पिरामिड्स की क्या लिमिट है। और दूसरी चीज़ है कि बायो एक्यूमुलेशन क्या चीज़ होता है और बायो मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। आज का जो टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड है। क्या लिमिटेशन है जो हमने अब तक पिरामिड से समझे, इन पिरामिड्स की क्या लिमिटेशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। तो देखो, मैंने आपको बताया था पहले, जब पिरामिड में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्पीसीज रहती हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। लेकिन जो रियल लाइफ में जब देखते हैं, जब रियल लाइफ की बात करते हैं, तो रियल लाइफ में हम देखते हैं कि सेम स्पीसीज दो या दो से अधिक ट्रॉपिक लेवल में रहती हैं। लेकिन जब हम पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तो कहता है भैया एक ऊसड़ स्तर पे, एक ट्रॉपिक लेवल पे एक स्पीसीज, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे दूसरी, तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे तीसरी, इस प्रकार अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग स्पीसीज का बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि अगर कोई एक, जैसे मान लो कि कोई एक एनिमल है जो ट्रॉपिक लेवल ए में भी है, ट्रॉपिक लेवल बी में भी है, तो पिरामिड इसकी बात नहीं करेगा, इसको हटा देगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि सेम स्पीसीज जो दो या दो से अधिक ट्रॉपिक लेवल में रहते हैं, उनको कंसीडर नहीं करता है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, उनको निगलेक्ट कर देता है जब कैलकुलेशन की जाती है पिरामिड्स में। नंबर का कैलकुलेशन किया जाए, एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाए, या फिर बायोमास का कैलकुलेशन किया जाए, तो सेम स्पीसीज दो अलग अलग टॉपिक लेवल में होती हैं, उनको एक बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करता है, इनको वो बाहर कर देता है। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है आपके पिरामिड्स की। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये सिंपली एज्यूम करता है पिरामिड किस चीज को, सिर्फ फूड चेन को, कि हाँ भाई इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने देखा था लास्ट वाली, जैसे कि इसमें देखो कि घास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा, मेंढक को कौन खाएगा, स्नैक खाएगा। तो इस प्रकार इसने एक सिंगल फूड चेन बनाया और सिंगल फूड चेन के हिसाब से सब कुछ डिस्क्राइब करने का फैसला किया। ठीक है, सिंगल फूड चेन में। तो लेकिन रियल लाइफ में तो फूड वेब भी होता है। ठीक है, फूड वेब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे एनिमल खा सकते हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल इंटरलिंक फूड चेन्स होते हैं। तो मल्टीपल इंटरलिंक फूड चेन जो होते हैं, तो उसको क्या ये पिरामिड कंसीडर करता है, क्या ध्यान में रखता है फूड वेब को? तो जी बिल्कुल, जवाब है कि नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि फूड वेब जैसा कॉन्सेप्ट पिरामिड में नहीं है। वो सिर्फ फूड चेन, एक सिंगल चेन बनाता है और चेन के हिसाब से सब कुछ चीजें डिस्क्राइब करने का काम करता है। तो फूड वेब के मामले में भी फेल हो जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तीसरा और जो बहुत मेजर लूफॉल्स है इकोलॉजिकल पिरामिड का, वो इकोलॉजिकल पिरामिड का लूफॉल्स है सैप्रोफाइट्स। क्या बात है भाई इनका। सैप्रोफाइट्स का क्या मतलब होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे प्लांट्स, जो जो डिके मटेरियल पर, जो मृत पदार्थ पर, या जो जो डेका मटेरियल होता है, उन डिके मटेरियल्स पर ये निर्भर करते हैं। ऐसे पदार्थ जो डिके मटेरियल्स पर निर्भर करते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और कमाल की बात है, अब तक मैंने आपको पढ़ाया पिरामिड्स के बारे में, चाहे बायोमास का पिरामिड हो, चाहे नंबर का पिरामिड हो, चाहे एनर्जी का पिरामिड हो, जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया, कभी ये नहीं बोला कि डिकम्पोजर्स इसमें आएंगे। इकोलॉजिकल पे जबकि इकोसिस्टम में जो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं,
उनका बहुत बड़ा रोल है डिकम्पोजिशन में। अगर मैटर डिके नहीं हुआ तो गैसियस साइकिल मेंटेन नहीं होगी, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? ये बात मैंने पहले बताया है, आई होप कि क्लियर हो गई होंगी ये सब चीज़ें कि भाई अगर डिके मटेरियल नहीं होंगे, मान लो कि कोई फंगस नहीं है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो डिकम्पोजिशन कैसे होगा? डेट्रियोरस डिकम्पोजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर मैटर डिके नहीं हुआ, मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उस पदार्थ में, उस ऑर्गेनिक मैटर में जो एलिमेंट्स होंगे, न्यूट्रिशंस होंगे, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो पाएंगे? नहीं रिलीज हो पाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, सल्फर का मात्रा बिगड़ जाएगा, नाइट्रोजन का मात्रा, नाइट्रोजन 78% है। देखो सिंपल सी बात, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन की जो मैं बात करता हूं, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, इसकी जो मैं बात करता हूं, बताता हूं कि 78% क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है। 21% क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन मेंटेन है अभी फिलहाल के लिए। अगर ये इक्विलिब्रियम, ये सांद्रता या समानता बिगड़ जाए, अगर 78% के बजाय ये 60% ही रह जाए और ये 40% हो जाए, तो क्या लाइफ पॉसिबल है? बताओ। अगर कभी भी एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है तो क्या लाइफ पॉसिबल है? बताइए, सोच लिए होंगे। आई होप कि आपको जवाब मिला होगा, अब तक आप सोच लिए होंगे कि भाई अगर एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बिगड़ गया, अगर नाइट्रोजन 78% के बजाय 60% आ गया, तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये ह्यूमन, सपोज करो एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, सपोज करो इस एग्जाम्पल में इनका एक ले लेते हैं, सपोज करो ये ह्यूमन बॉडी है कोई, ठीक है। अगर इनके बॉडी में नाइट्रोजन भी है, इनके सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये मरेंगे तो इनकी बॉडी से चीज़ें रिलीज होंगी, नहीं रिलीज होंगी? इनके बॉडी में जो ये सल्फर नाइट्रोजन है, इसको भी तो रिलीज करना है। कुछ चीज़ें सॉइल में, मिट्टी में चली जाएंगी, कुछ चीज़ें एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो जो चीज़ें एटमॉस्फेयर में जाएंगी उसी से तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। अगर डिकम्पोजिशन इनका होना बंद हो जाए तो एक दिन आएगा कि लोग नाइट्रोजन लेते चले जाएंगे और नाइट्रोजन वापस नहीं जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का बिगड़ जाएगा और जिंदगी पॉसिबल नहीं रह जाएगी अर्थ पे, ठीक है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तभी तो अर्थ पे लाइफ संभव है, वरना मून पे कहाँ है? मून पे नहीं है, इसलिए मून पे लाइफ संभव नहीं है। अगर मून पे भी सेम कंडीशन हो जाए तो मून पे लाइफ संभव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑब्वियसली हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये सेप्रोफाइट्स या आप कह लीजिए कि डिकम्पोजर्स को बिल्कुल काउंट नहीं करता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी कमी है इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो 3 मेजर लिमिटेशंस थे जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या समस्या आ रही है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में बचा हुआ था, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। क्या चीज़ है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन? देखो, ये एक प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हैं। बायो, बायो मतलब जैविक, बायो, बायो मतलब जैविक, एक्युमुलेशन मतलब संचय, यानी कि इसका पूरा मतलब हुआ जैविक संचयन, जैविक संचयन, बायो एक्युमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन, बायो का मतलब होता है जैविक, देखिए यहां पे, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। जैव आवर्धन मतलब हुआ जैव आवर्धन, ठीक, जैव आवर्धन। तो बायो संचयन, जैव संचयन और जैव आवर्धन के बारे में समझने वाले हैं। क्या चीज है जैव संचयन, जैव आवर्धन? इसको एक बार समझ लेते हैं तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी हमारे लिए। देखिए, इस सिंपल इमेज से समझने की कोशिश कीजिए कि बायो एक्यूमुलेशन क्या चीज होता है और बायो मैग्निफिकेशन क्या चीज होता है। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? सिंपल सा मतलब है एक्यूमुलेट हो जाए, जब कोई चीज संचित हो जाए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको बोल देते हैं एक्यूमुलेशन, संचयन हो गया। तो जब पॉल्यूटेंट
किसी एक ऑर्गेनिज्म में कंसंट्रेट होता चला जाए या उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाए, जब पॉल्यूटेंट का किसी ऑर्गेनिज्म में कंसंट्रेशन हर दिन बढ़ता चला जाए, दैट इज द बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन जब ये कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ये पॉल्यूटेंट है, उसका कंसंट्रेशन फूड चेन में बढ़ता चला जाए, तो उसको बोल देते हैं बायोमैग्निफिकेशन। चलो बहुत सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझने की कोशिश कर। ये एक मछली है, ठीक है, ये एक मछली, ये फिश है। ये फिश क्या करती है, ओशन में रहती है, समुद्र में रहती है, ठीक है। अब समुद्र में जब ये रहेगी तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री का बेस्ड, ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस के बेस्ड, साथ ही साथ बहुत सारा फर्टिलाइजर का जो वेस्ट है वो भी जा रहा है, ये सब वेस्ट जा रहा है। अब ये वेस्ट जाके इस मछली के अंदर धीरे 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 करके संचय हो रहा है। जब इसी मछली के अंदर ये संचय, इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर खूब ढेर सारा संचयन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि संचयन खूब ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि ये बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। इस मछली, फला मछली में बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है क्योंकि प्रदूषण जाके इसके अंदर, इसके पेट में जा रहा है और इसके बॉडी में फैल रहा है, टिश्यूज तक पहुंच रहा है। बहुत सारी बीमार मछलियों को आपने देखा होगा, उनके बहुत सारी बीमारी हो जाती है मछलियों को। वो रीजन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन। जब फर्टिलाइजर्स या टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है किसी ओशनिक रीजन में, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है। और जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, फूड चेन की बात नहीं कर रहे हैं कि फूड चेन में चीजें ट्रांसफर हो, जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ढेर सारा पॉल्यूटेंट को अपने अपने हिस्से में इकट्ठा करता चला जाए, उसका संचयन करता चला जाए, तो उसको बोल देते हैं कि ये बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है इसके पास। लेकिन जब ये मछली, सपोज करो कि ये मछली है, इसने, इसके अंदर बहुत सारा पॉल्यूटेंट था, इस मछली को कोई बड़ी मछली खाएगी, सपोज करो ये मछली थी, इसमें बहुत सारा पॉल्यूटेंट था, इतना पॉल्यूटेंट इसमें था, तो इस मछली को इसने खाया, इस बड़ी वाली मछली ने खाया, तो जब ये इसको खाएगी, ये मछली इसको खाएगी जब, तो इसके अंदर जितना पॉल्यूटेंट था इसके अंदर पहुंच जाएगा। और ये जो छोटी, जो मीडियम साइज की मछली है, इस मीडियम साइज की मछली को कोई बड़ी मछली, व्हेल या शार्क टाइप की मछली खाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर इतना पॉल्यूटेंट था, इससे ज्यादा था, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, तो इसमें पॉल्यूटेंट की मात्रा क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी, खूब ज्यादा हो जाएगी पॉल्यूटेंट की मात्रा। हाँ, तो क्या हो रहा है, ये फूड चेन में जब पॉल्यूटेंट पहुंच गया, कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हो रहा है, किसमें, पूरे फूड चेन में, ये भी प्रभावित, ये भी प्रभावित, ये भी प्रभावित। जब फूड चेन में कंसंट्रेशन या पॉल्यूटेंट बढ़ने लग जाए, तो उसको बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। समझे? आई होप कि इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इतनी बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रीमियर हो रहा है वीडियो, ठीक है। चलिए थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए, अगर आपको लगता है किसी किसी अभी बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अगर समझ में आ जाए तो मैं फिर आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। इस इमेज में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार टॉक्सिकेंट वाटर, ठीक है, देखो इसमें, देखो यहाँ पे देखो, टॉक्सिकेंट वाटर मछली ने खाया, टॉक्सिक फूड भी मछली ने खाया, इस जैसे ग्रिल्स वगैरह जो होंगी या फाइटोप्लैंक्टन्स होंगी, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, इसको ये बड़ी वाली मछली खा लेगी, ठीक है। अब ये पॉल्यूटेंट वाटर था, मछली भी पॉल्यूटेंट था, इसको इसने खाया, जब खाया तो रिजल्ट ये हुआ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेडेशन, मोर्टेलिटी बढ़ गई, ठीक है, ड्यूपरेशन हो गया, ये इस प्रकार का जो है कुछ रिजल्ट निकल के आएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी इस मछली को। तो ये बायोकम्युलेशन का एक इमेज है जिसको आप समझ सकते हैं। बहुत रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है, इनको बहुत दिक्कत होने लगती है, आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं उनका भी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है, उनकी सर्वाइवलिटी प्रभावित हो जाती है, बहुत कम समय तक वो जिंदा रह पाती हैं। ये सभी समस्या हो जाती है जब एक मछली दूसरी गंदी मछली को खाती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि वेजिटेरियन रहिए। क्यों? क्योंकि जितना गंदगी उस मछली ने खाया होगा पूरी जिंदगी में, आप एक दिन में उस गंदगी को अपने पेट में ले जाएंगे और पूरी गंदगी को अपने साथ रख लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि वेजिटेरियन रहिए। क्यों? क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन ना हो, बायो मैग्निफिकेशन ना हो, फूड चेन में चीजें ना जाए, इसलिए कहा जाता है कि वेजिटेरियन रहिए, ठीक है। और एनर्जी, जब एनर्जी मैंने बढ़ाया था, 10% का रूल मैंने बढ़ाया था कि जितना एनर्जी आपको वेजिटेरियन फूड से मिलता है, नॉन वेज से उतना जो है एनर्जी नहीं मिलता है। ये सब सिर्फ दिखावा हो गया कि ऐसा खाइएगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा।
ठीक है, चलो ओके। इस इमेज से भी आप देख सकते हैं कंटामिनेशन लेवल, आप देखिए समझने की कोशिश की किस प्रकार कंटामिनेशन लेवल, किस प्रकार पॉल्यूटेंट का लेवल, कंटामिनेटेड जो लेवल है, पहले देखिए इसमें थोड़ा सा रहा होगा, फिर ये बढ़ा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा, फिर ये आगे चला गया। टाइम देखिए, समय समय की बात कर रहा है कि 1 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, ठीक है। तो 50 साल पहले इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं था, फिर 40 साल बाद थोड़ा सा हुआ, 30 साल बाद और थोड़ा सा हुआ, आज के साल में देखिए तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। सेम मछली का वेराइटी है, ऑर्गेनिज्म सेम है, सेम स्पीसीज, लेकिन इसमें क्या पॉल्यूटेंट का एक्युमुलेशन हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन थे, इसको छोटी मछली खाई, छोटी मछली को बड़ी मछली खाई, बड़ी मछली को ये पोलर बियर खा गया, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि फूड चेन से, एक चेन से दूसरे चेन में, दूसरे ट्रॉपिक लेवल, तीसरे लेवल पे क्या जा रहा है, कंटामिनेशन लेवल, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब पॉल्यूटेंट जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बायोमैग्नेशन, जैव आवर्धन होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैव आवर्धन मतलब कोई चीज बड़ी हो रही, आवर्धित हो रही है। यहाँ पे कोई चीज क्या हो, संचय हो रहा है किसी चीज का। तो ये जो बायो मैग्निफिकेशन है बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत परेशान करता है, इकोलॉजी इकोसिस्टम को बहुत बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। बायो मैग्निफिकेशन को तो एकदम रोकना मुश्किल हो जाता है। आप एक्युमुलेशन एक बार रोक सकते हैं, बट बायो मैग्निफिकेशन रोक पाना नियर टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसको क्या करते हैं, जो डेड मटेरियल्स होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। जैसे फ्रेश फिश है, फिश को फ्रेश रखने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा बायो एक्युमुलेंट तो नहीं है। अब जैसे मछली में चला जाएगा फॉर्मल्डिहाइड तो चला ही गया। जैसे मछली, एक मछली है, सपोज करो इस मछली को प्रिजर्व करना है, इस वाली मछली को, जस्ट सेकेंड, इस वाली मछली को, 1 मिनट, सपोज इस मछली को बहुत प्रिजर्व करना है आपको, ठीक है, प्रिजर्वेशन स्टार्ट करना है। जब इस मछली को प्रिजर्व करना होगा, जाहिर सी बात है कि इसको कोई चीज़ से प्रिजर्व करेंगे, वरना ये मछली अगर मर चुकी है तो जाहिर सी बात है कुछ दिन में बॉडी सड़ जाएगी। तो क्या करते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से क्या होता है, इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। फॉर्मल्डिहाइड कोई बायो एक्युमुलेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक प्रकार का केमिकल है जो एक बायो हैजार्ड क्रिएट करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में कैंसर का कारण बन जाता है। जैसे मछली आप खाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड से उसको प्रोटेक्ट किया गया था, और फॉर्मल्डिहाइड से प्रोटेक्ट किया गया था तो ऑब्वियसली आपके भी बॉडी में जब आप मछली खाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, और इसी के चलते इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है और कैंसर का कारक बनता है फॉर्मल्डिहाइड। समझ गए। तो फॉर्मल्डिहाइड मुझे इसलिए बताना था क्योंकि ये भी एक प्रकार का बहुत पोटेंशियल बायोएक्युमुलेंट नहीं, बट ये एक बायोएक्युमुलेंट का एग्जाम्पल है जो इस टाइम मछलियों में अक्सर देखा जाता है। ओके, उसके अलावा ट्राइकोल्सन, PRICLOSAN, ट्राइकोल्सन, ये एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है जो कि भारत में बैन नहीं किया गया है, लेकिन ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ट्राइकोल्सन क्या है, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि यूज किया जाता है किसमें, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सॉप्स, कौन सा सॉप, लक्स, लगाइए और गोरे हो जाइए। ऐसे जो प्रोडक्ट हैं इसमें क्या यूज किया जाता है, ट्राइकोल्सन यूज किया जाता है। और ये क्या है, ट्राइकोल्सन एक प्रकार का कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, जो कि जैसे अब मान लीजिए आपने बॉडी में लगाया तो आपकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे होता है। जैसे कि ये देखिए, ये सब आपके बहुत लोग जो ये बिस्फेनॉल ए, ट्राइकोल्सन, बिस्फेनॉल ए, पैराबीन्स, ये देखो इनका जो साइज ये माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जिनका तकरीबन 5 mm से लेंथ छोटा होता है उनको माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक और माइक्रोबीड्स दो कॉन्सेप्ट है। माइक्रोप्लास्टिक, जब आप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो ब्यूटी प्रोडक्ट में माइक्रोप्लास्टिक लगा रहता है, तभी चमकता है चेहरा, ठीक है, शानदार, जिनके भी जैसा देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें शाइनिंग कहाँ से आती है, माइक्रोप्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। और वो माइक्रोप्लास्टिक्स आपके जो बदन होता है उसके पोर्स को ब्लॉक कर देता है,
उसके छिद्र को ब्लॉक कर देता है, और जब ब्लॉक कर देता है तो स्वेटिंग नहीं हो पाती, स्वेटिंग नहीं हो पाती तो आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है तो आपका बॉडी बीमार पड़ जाता है। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं, उनको क्यों एक्ने वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, क्यों आता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, उनके पोर्स को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो और ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट है इसमें बिस्फेनॉल ए, पैराबीन्स, ट्राइकोल्सन यही सब पड़ा रहता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ये सब चीज़ें यूज़ ना कीजिए, क्योंकि इससे आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है और ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर देता है। हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं ह्यूमंस में, बायो अक्यूमुलेशन का काम करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती हैं आपको। तो ट्राइकोल्सन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैंसर काजिंग एजेंट है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। उसके अलावा एक इमेज और था माइक्रोबीट्स के बारे में। मछलियों में जाके जब से आपने खाया तो मछलियों को वो मछली भी उसको उससे बने किसी प्रोडक्ट को खाएंगे तो उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोबीट्स जाता रह रहा है, जिसके चलते मछली और ओसनिक जो एनिमल्स हैं वो मरना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब बायो एक्यूमुलेंट और बायोमैग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो भी केमिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है, ये देखो कुछ एग्जांपल्स आप याद रखना, क्योंकि एग्जांपल्स काम आएंगे आपको हमेशा हर वक्त। मैंने कुछ एक एग्जांपल्स पहले भी बताए आपको, ठीक है, बीपीए, पैराबेन्स, ट्राइकोल्सन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब एग्जांपल्स हैं, ट्राइकोल्सन वगैरह याद रखना। और कुछ बायोक्यूमुलेंट्स और बायोमैग्निफिकेंट के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है डीडीटी का, ठीक है, डाइक्लोरो डाइपेंटाइल ट्राइक्लोरो एथेन, डीडीटी। तो डीडीटी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आपके बायोक्यूमुलेट और बायोमैग्निफिकेंट का एग्जाम्पल है, याद रखना आप। एक जो बड़ी खराब बात है बायोक्यूमुलेंट और बायोमैग्निफिकेंट का, वो ये सबसे दिक्कत इसमें ये है कि ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मतलब ये जल्दी ख़त्म नहीं होते। अगर एक बारी घुस गए चेन में तो जल्दी ख़त्म नहीं होते, मतलब इनको निकाल पाना फूड चेन से बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत परेशान करते हैं, लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि लॉन्ग लिव्ड होते हैं। तो डीडीटी लॉन्ग लिव्ड का एक एग्जाम्पल है। फैट में सॉल्यूबल है, फैट में घुल जाते हैं। फैट में घुलने के कारण से क्या होता है कि इनको बाहर निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई बायोक्यूमुलेंट मान लो डीडीटी है, ठीक है, या ट्राइकोल्सन है। अब एक बारी क्या हुआ है कि ये एक बारी अगर किसी भी तरीके से पिस के टिश्यू में चले गए, तो अब टिश्यू से कैसे हटे, टिश्यू काट दो तो टिश्यू से निकलेंगे, तो टिश्यू से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनका। इसलिए कहा जाता है कि एक तो पहली बात ये फैट सॉल्यूबल होते हैं, फैट में घुस जाते हैं। जैसे कि गाय, मान लो इस प्रकार के किसी पॉलिट, मान लो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने आपने गाय को कोई चीज़ खिलाई, डाइक्लोफिनेकल खिला दिया, तो डाइक्लोफिनेकल पेन रिलीज करने के लिए था, दे दिया, चलो ठीक है, हो गया। अब वो डाइक्लोफिनेकल जब गाय दूध देगी तो उसके मिल्क के थ्रू आपके बॉडी में एंटर करेगा, आप गाय से दूध पियेंगे और दूध में क्या होगा, डाइक्लोफिनेकल होगा, डीडीटी होगा, ठीक है, पैराबीन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, अब ये मिल्क के थ्रू आपकी बॉडी में, तो फैट सोल्यूबल था, फैट में चला गया और आपकी बॉडी में आ गया और आपकी बॉडी अब परेशान हो रही है, ठीक है। और तीसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी बायोक्यूमुलेंट्स की होती है कि ये मोबाइल होते हैं, चलित हो, जैसे कि मिल्क से मैमल्स में पहुंच गया, ठीक है, और मतलब मिल्क इन मैमल्स, मतलब दूध में आ गया, उसके बाद बॉडी में चला गया। ये जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी मछली से बड़ी मछली से फिर दूसरे फिर पोलर बियर, तो ये ट्रांसफर हो रहा है, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक बहुत खराब बात है जो होती है, इसको अनफॉर्चुनेटली इसको रोकना चाहिए, बट कोशिश की जा रही है इसको रोकने की, बैनिंग किया जा रहा है, लेकिन बैन लगातार हो नहीं पा रहा है। इंडिया ने अभी तक, आप समझ लीजिए कि इंडिया ने अभी तक बैन नहीं किया है ट्राइकोल्सन को। क्या करेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती है, इसलिए मुश्किल होता है कि कोई चीज़ बैन कर पाए। डीडीटी, इंडोसल्फान, स्ट्रोनियम 90, मरकरी, मरकरी जो कि मीना माता कॉज करता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, बायोक्यूमुलेंट्स के। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रोका जा सकता है, इसकी जगह पे बहुत सारी चीज़ें लाई जा सकती हैं, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन,
PET पॉलीथिलीन टेराफिलेट टेराफ्थलेट, ये सब चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, जिससे क्या होगा कि आप पॉल्यूटेंट को कम कर पाएंगे। ये बायोडिग्रेडेबल हैं। ऐसा कुछ मटेरियल यूज़ कीजिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, अपने आप ख़त्म हो जाए। ऐसा मटेरियल यूज़ करने का क्या फ़ायदा जो लॉन्ग टर्म रहे, टिश्यूज़ में चला जाए, अदर ऑर्गेनिज्म को परेशान करे। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए जाने चाहिए जो किसी भी प्रकार से किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए, किसी पर्टिकुलर जीव जंतु को परेशान करने का काम करे। ये एक चीज़ है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, DDT के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा जरूरी है इन सब टॉपिक्स को समझना डिटेल से। देखिए, अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले DDT का एक स्लाइड है, इसको अच्छे से ढंग से समझिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो DDT के बारे में समझ लेते हैं कि DDT क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया DDT का जो है फुल नेम क्या है। यहाँ पे देखिए, डाइक्लोरो डाइपेंथाइल, यहाँ पे देखिए डाइक्लोरो डाइपेंथाइल ट्राइक्लोरोथेन, ठीक है, इथेन। तो डाइक्लोरोइथेन, तो ये अब DDT है। DDT क्या काम करता है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। DDT ये किस लिए लाया गया था भाई? DDT अचानक से कैसे सीन में आ गया? DDT एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जो कंट्रोल करता है किसको? मॉस्किटो को। मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए DDT लाया गया था। अब कंट्रोल तो करना था मच्छर, और हो गया ये बायोएक्यूमुलेंट, ठीक है। अब जैसे किसी चीज़ की भी अति क्या है ना, अति हर चीज़ का खतरनाक होता है। आप किसी चीज़ का अति कर दोगे तो खतरनाक हो ही जाएगा लास्ट में। यही हुआ, मच्छरों को मारने के चक्कर में इतना DDT यूज़ कर दिए कि अब वो बायोएक्यूमुलेंट के तौर पे हो गया। साथ ही साथ DDT का यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड के तौर पे क्रॉप्स में। आप खेतों में यूज़ करोगे, फसलों में जाएगा, खेतों से कहाँ जाएगा? फसलों में जाएगा। और फसलों को कौन खाएगा? ह्यूमंस खाएंगे। ह्यूमंस खाएंगे, ह्यूमन खाएं या एनिमल्स खाएं, कोई भी खाए, ठीक है। तो जब खाएंगे तो बॉडी में चला जाएगा DDT। अब DDT बॉडी में चला गया तो फिर कैंसर कर देगा, हार्मोनल डिसरप्शन कर देगा, बहुत सारा चीज़ है। हार्मोनल डिसरप्शन कर देगा, बर्ड्स में इनफर्टिलिटी, एनिमल्स में इनफर्टिलिटी ला लेता है, ठीक है। एंडोक्राइन डिसरप्शन कर देता है, इंटरनल ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। कैंसर कारक है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है इससे, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें DDT की हैं। DDT बहुत खतरनाक है। तो पिछले सालों में हमेशा इसको रोकने की बात की गई, लेकिन अभी भी इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं करा जा सका है। भारत ने कसम खाया था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से DDT को जो है कंप्लीटली बैन कर देंगे 2020 तक, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। 2022 आ गया तो बैन तो नहीं हो पाया, ठीक है। इंडिया में HIL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड जो है DDT को बनाती है। कुछ दिन पहले एक मूवमेंट हुआ था, द बुक साइलेंट स्प्रिंग बाई रिचल कार्सन। एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था दुनिया में DDT के खिलाफ। तो ये याद रखिएगा, यहाँ एक कोई मूवमेंट स्टार्ट हो। देखो, ये सब चीज़ें जो है ना क्या करती हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव, मतलब स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। अगर आपको मजबूत प्रेजेंटेशन देना है तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपली यही करना चाहिए कि आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट जो किसी ने सोचा नहीं हो, वो सब कोट कीजिए। ये कोट कर देते तो मज़ा ही आ जाता, आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखो, सिंपल सी बात है, भीड़ से अलग तो फिर फ़ायदा, भीड़ में जुटे तो कोई फ़ायदा नहीं। अब सब लोग सेम ही चीज़ पढ़ के जाएंगे और आप सिर्फ सेम ही आंसर लिखेंगे तो आपको अलग नंबर कैसे मिलेगा? सेम नंबर मिलेगा। फिर जिसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी होगी उसको ज़्यादा नंबर मिलके, जिसकी कम होगी उस ऐसे। लेकिन अगर आपने अलग पॉइंट लिखा, अलग बिंदु लिखी, तो आपको उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। ये बात आप ध्यान से समझना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, अब आते हैं अगला जो है हमारा इंडोसल्फान की बात कर लेते हैं। ये भी एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड ही है, कॉमनली यूज एज इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है अभी आगे समझाऊंगा जब मैं स्टॉकहोम कन्वेंशन बता रहा हूँ। इंडोसल्फान को स्टॉकहोम कन्वेंशन 2011 के अंतर्गत रखा गया और सभी कंट्रियों ने इसको बैन किया हुआ है अपने यहाँ, लेकिन इंडिया ने भी बैन नहीं किया हुआ है। इंडिया ने डिसाइड किया था कि फेज आउट कर देगा 2017 तक, लेकिन अब तक फेज आउट हुआ नहीं इंडोसल्फान, ठीक है।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आपको ध्यान रखना है कि इंडोसल्फान एक बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, कैंसर होता है, इंडोक्राइनल और हार्मोनल डिस्टर्बन होता है, फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर डिफॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। इसको एक देखो, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उनकी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1971 जो है, ये 1971 का एक एक्ट है, जिस एक्ट के तहत जो है एक इंसेक्टिसाइड को ना अलग अलग लेबल दिया जाता है। किसी को रेड दिया जाता है, किसी को येलो दिया जाता है, किसी को ब्लू दिया जाता है और किसी को ग्रीन दिया जाता है। ग्रीन मतलब बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है और एनवायरनमेंट पे भी इसका खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसको आसानी से यूज़ कीजिए। लेकिन जो रेड है उसका मतलब है कि अगर आप ऐसा इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, जो लोग यूज़ करेंगे उसको उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसको रेड कैटेगरी में रखते हैं। जो आपका इंडोसल्फान है ये वाई कैटेगरी में है, ये समझ लो, ये खतरनाक से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, येलो मतलब रेड वाला। उसके बाद कौन खतरनाक है, उसके बाद खतरनाक है येलो। तो जो इंडोसल्फान है इसको येलो कैटेगरी में गवर्नमेंट ने टॉक्सिसिटी लेवल बनाया हुआ है, टॉक्सिसिटी लेवल में येलो कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंडोसल्फान की कहानी थी। आई होप कि इतनी बातें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लगे हाथ स्ट्रोनियम को समझ लेते हैं। स्ट्रोनियम 90 ये एक बायो एक्यूमुलेंट है। स्ट्रोनियम 90 एक बायो एक्यूमुलेंट है जो कि न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर एक्सीडेंट या एटम बम्स इन सब में ये जो है निकलता है, रिलीज होता है। और मेजर इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका मेजरली यूज़ किया जाता है फूड, जो ह्यूमन जाते हैं स्पेस में, उनके लिए जो फूड पैक होता है उसका इरिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी, उसके अलावा रेडियोथेरेपी जब की जाती है कैंसर पेशेंट की रेडियोथेरेपी की जाती है। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी के दौरान स्ट्रोनियम का यूज़ किया था, स्ट्रोनियम 90 का। तो ये इसके पॉजिटिव यूज़ हैं, लेकिन इसका क्या है, एक प्रकार का बायो एक्यूमुलेंट है। तो जब ये रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रभावित होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी आपके सामने। अब आता है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसको भी समझ लेते हैं। हालांकि स्टॉकहोम कन्वेंशन को हम आगे भी समझने वाले हैं। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो परसिस्टेंट हैं, मतलब जो हमेशा रह जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लिविंग होते हैं, उनको बैन करने के लिए, जिनमें एबिलिटी होती है किसकी, बायो एक्यूमुलेशन की, जैव संचयन की, बायो एक्यूमुलेशन की, या बायो मैग्निफिकेशन की, जैव आवर्धन की, जिनमें ये सारे गुण होते हैं, एबिलिटी होती है कि ये ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, उनको बोला जाता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। कन्वेंशन जो था, ये कन्वेंशन ने कहा 2011 में आया था। 2011 में इसने जो है इंडोसल्फान को ऐड किया गया था इस लिस्ट में, और इसमें 12 जो है पॉल्यूटेंट है, बायो एक्यूमुलेंट्स हैं, 12 बायो एक्यूमुलेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हो, ये 12 बायो एक्यूमुलेंट्स हैं। और 12 बायो एक्यूमुलेंट्स को क्या करता है कि इसको बैन करने का काम करता है। डर्टी डजन बोलते हैं इसको, डर्टी डजन मतलब 1 दर्जन गंदे पॉल्यूटेंट को क्या करना है, 1 दर्जन गंदे पॉल्यूटेंट को रोकना है, डर्टी डजन, इसको बैन करना, ये इसका एम था। 2011 में इंडोसल्फान को इसमें ऐड किया गया। डर्टी डजन में कौन कौन से आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप देख लीजिए। डीडीटी, एंड्रिन, ये पूछा जाता है, एंड्रिन, एंड्रिन याद रखना, एंड्रिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड्रिन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ठीक है। हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, पीसीबी, उसके अलावा ये है डिकार्बो ब्रोमोडाइफिनाइल ईथर। ठीक है, तो ये है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद, आप एक बार इसको 2-3 बारी बोलिएगा तो आपको बोलने में भी ईजी हो जाएगा और याद करने में भी ईजी हो जाएगा। एक बारी देख लेना भी ईजी होता है, क्योंकि जब ऑप्शंस आते हैं तो हम इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये कुछ है जिनका नाम आपको याद रखना है। हेक्साक्लोरोबेंजीन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमनली यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट एट प्लाईवुड, वुडन या फर्नीचर वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। डिका ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, जो ब्रोमिनेटेड
फ्लेम रिटर्डेंट है, यूज़ किया जाता है कोटिंग के लिए। कोटिंग किसका? कार पेंट्स, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, उन सब की कोटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक ब्रोमीन से बनता है, ठीक है, ब्रोमीन से बनता है। और पीसीबी है, पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनॉल, बाइफिनाइल, ये हाईली टॉक्सिक, सॉरी, ये हाईली टॉक्सिक बायोकुमुलेंट है, जो कि यूज़ किया जाता है किस में? इलेक्ट्रिक मशीनरी में, इलेक्ट्रिक मशीनरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। वाइट पेपर्स में, ब्लीच द पेपर, ब्लीच करने के लिए। लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। फ्लोरेसेंट लैम्प में यूज़ किया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स में यूज़ किया जाता है पीसीबी। माइक्रोप्लास्टिक्स में यूज़ करने के कारण से जो ओशन में बैठे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है इससे, माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोबीट्स से, ठीक है। माइक्रोबीट्स रियली क्या करते हैं कि इसका एकदम पूरा ऊपर का परत उजाड़ देने का काम कर देते हैं मछलियों का। ये मर जाती हैं मछलियाँ बहुत बुरी तरीके से, माइक्रोप्लास्टिक जब इनके ऊपर ज़्यादा हो जाता है इनके पास, तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता है ओसनिक जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनको। तो ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन था, जिसको मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत जितना मुझे लगता था। स्टॉकहोम कन्वेंशन आगे भी आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जब इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट और ट्रीटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे भी आएगा ये सब। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को क्लास के तौर पे यहीं पे समाप्त मानेंगे। देखो अगला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अब न्यूट्रिशन साइकिल ही आएगा, ठीक है, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसका साइकिल देखने वाले हैं, समझेंगे कैसे काम करता है, कि बायोजियो केमिकल साइकिलिंग समझने की कोशिश करेंगे, कैसे बायोजियो केमिकल साइकिलिंग होती है, क्या इम्पैक्ट है, इसके अलावा अगर ये ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब चीज़ें समझने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और आपसे जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको क्लासेस ठीक लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है कमेंट सेक्शन में बताने की, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और हम और क्लासेस अरेंज करवा पाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस, जैसा कि मैंने बताया है, कि आप देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि क्लासेस कैसे चलती हैं, कब शेड्यूलिंग है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो क्लासेस चल रही हैं PT22 के लिए, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी क्लासेस हमने अभी स्टार्ट करी हुई है, तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं जो अभी PT ओरिएंटेड है, करंट अफेयर्स से लिंक करके, क्योंकि करंट अफेयर्स से भाग नहीं सकता कोई। तो आप ये TT100 करके कूपन कोड यूज़ कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कूपन कोड यूज़ किया, ताकि हमें पता चले कि आपने कूपन कोड यूज़ किया है, ताकि जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करवाना है वो हम किसी और जो भी मीडियम है उससे हम अपलोड करवा अवेल करवा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वालिटी टाइम।